चलिए गाइज, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। हर बार एग्जाम में आता है, हर बार आता है, हर बार आता है। ठीक है, आई एम श्योर कि इस बार भी आएगा। इसमें 5 यूनिट है अलग अलग। हम सबसे पहला यूनिट जो है उसी को टारगेट करेंगे आज। बचे हुए यूनिट तो कल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला यूनिट जो है चैप्टर मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट फॉर एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रेडी करते हैं। याद है आपको क्या करते हैं सर? स्टेटमेंट फॉर एस्टिमेशन ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल। सीरियल नंबर, फॉर्मेट याद है? तो बैठे क्या हो, बोलो ना। पर्टिकुलर्स, बेसिस, कंप्यूटेशन मतलब ही कैलकुलेशन, एंड राइट हैंड साइड अमाउंट। इसमें जनरली कैलकुलेशन वाला जो कॉलम है वो बड़ा होता है। कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ बेटा, एकदम जबरदस्त हूँ। अब आपके इस फॉर्मेट को कैसे भरा जाता है वो समझिए अच्छे से। ये फॉर्मेट में सबसे पहला आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए, वो है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। क्या बोलते हैं इसे? नेट वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कितने टाइप के होते हैं? दो। एक बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट होता है, एक बेस्ड ऑन टाइम फैक्टर होता है। बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट दो टाइप होते हैं, एक ग्रॉस एक नेट। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बोला, नाम से समझ रहा है, नेट मत करो, फॉर्मूला बोलो। ओनली करंट एसेट्स इज कॉल्ड एज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, बट नेट वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज करके आने वाला नंबर। एंड बेस्ड ऑन टाइम फैक्टर देयर आर टू टाइप्स। एक को बोलते हैं परमानेंट, जिसको दूसरा नाम है कोर। क्या बोलते हैं? कोर। कोर मतलब क्या? जो ऑल टाइम रिक्वायर्ड इन द बिजनेस है। समय कोई भी हो, डे कोई भी हो, मंथ कोई भी हो, आपको उतना कैपिटल तो लगने ही वाला है, उसे बोलते हैं परमानेंट या कोर। एंड ऊपर होता है वोलेटाइल, फ्लक्चुएटिंग। जो फ्लक्चुएटिंग होता है वो टेम्पररी होता है। सेल बढ़ेगा तो वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा, सेल घटेगा वर्किंग कैपिटल घटेगा। बट घट घट कर कितना होगा? जीरो हो जाएगा क्या? जीरो नहीं हो सकता वर्किंग कैपिटल कभी भी, याद रखो। वर्किंग कैपिटल कुछ भी समय हो बिजनेस में, कम से कम जितना रिक्वायर्ड है उसको बोलते हैं परमानेंट या कोर। उसके ऊपर जो लगता है उसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग या टेम्पररी। ये थ्योरी के एंगल से, एमसीक्यू के एंगल से इंपॉर्टेंट था, इसलिए बताया मैंने आपको। नाउ यहां पर भी हम वही करते हैं दोस्तों, यहां पर भी हम करंट एसेट्स पहले लिखते हैं, फिर करंट लायबिलिटीज लिखते हैं। तो इसलिए आपके पहले सीरियल नंबर कॉलम में आएगा ए, करंट एसेट्स। एग्जाम में सीए नहीं लिखने का, नहीं तो सीए बनते नहीं तुम। करंट एसेट्स लिखने का। उसके अंदर पहला आइटम आएगा दोस्तों, वो है रॉ मटेरियल का स्टॉक। रॉ मटेरियल का स्टॉक, वापस एग्जाम में फुल फॉर्म में लिखा करो। रॉ मटेरियल का स्टॉक का मतलब क्या हुआ? सपोज ये मेरा फैक्ट्री है, बाजू में मेरा गोडाउन है। गोडाउन में मेरे पास स्टॉक रखा हुआ है। प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल लगता ना, वो स्टॉक रखना पड़ेगा ना अपने को। यस, जस्ट इन टाइम तो इंडिया में चलता नहीं है। जस्ट इन टाइम में तो कुछ भी होता है।
किसी की शादी हो जाती है, किसी का कोई मर जाता है, तो इसलिए ऑब्वियसली हमारे पास कोई ना कोई स्टॉक रहना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, बाजू के गोडाउन में एक रॉ मटेरियल का कुछ क्वांटिटी रखते हैं। ओके, और ये सपोज हमारा फैक्ट्री है, यहाँ पर कौन सा स्टॉक रहेगा, इन प्रोसेस वाला, जिसको बोलते हैं WIP। और राइट साइड वाला गोडाउन जो होता है, इसमें क्या बोलते हैं, फिनिश गुड्स है। सपोज यहाँ जो प्रोड्यूस हुआ, यहाँ से शिफ्ट करके वहाँ स्टोर किया, वहाँ से डिस्पैच किया कस्टमर को। समझ में आया? तो राइट हैंड साइड के गोडाउन में क्या है, फिनिश गुड्स का स्टॉक है। इस मेरे सामने के फैक्ट्री में क्या है, रॉ मटेरियल नहीं, WIP है। और लेफ्ट साइड के गोडाउन में मेरे एग्जांपल में रॉ मटेरियल। चलो अब मुझे ये देखना है कि बाजू के गोडाउन में जो स्टॉक है उसका वैल्यूएशन निकालना है मुझे। तो कंपनी का पॉलिसी है कि बाजू के गोडाउन में 1 महीने का स्टॉक रखती है कंपनी। कितना? 1 महीना। मतलब क्या हुआ, अगर साल भर यहां पर 60 लाख का रॉ मटेरियल कंज्यूम होने वाला होगा, 60 लाख का, तो बाजू के गोडाउन में 5 लाख का माल रहना चाहिए। सही बोल रहे हो क्या मैं? 5 लाख का रॉ मटेरियल रहना चाहिए बाजू में। क्यों सर 5 लाख कैसे आएगा? पूरे साल अगर इधर कंजम्पशन मेरा 60 लाख है, तो ऑब्वियसली 1 महीने का कंजम्पशन 5 लाख है, तो 5 लाख का मेरे पास बाजू में होना चाहिए स्टॉक। आर यू विद मी? तो यहां पर हम बोलेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड पूरे साल का डिवाइडेड बाय 12, ये आ गया पर मंथ, और इनटू 1 मंथ। अगर बेसिस है हमारा 1 मंथ, तो मतलब मेरे एग्जांपल के हिसाब से यहां पर आ जाएगा 5 लाख। यहां तक की बात समझी? अब आप बोलेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कहां से लाओगे आप? कॉस्ट शीट पहला आइटम, डायरेक्ट मटेरियल। कॉस्ट शीट पहला आइटम, डायरेक्ट मटेरियल। इसका मतलब इस सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए आपको बनानी पड़ेगी कॉस्ट शीट। हर बार जरूरी नहीं है, आपको भी पता है, जब आपको कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन होता है तभी आपको कॉस्ट शीट बनाना होता है, बाकी तो कॉमन सेंस से आप रॉ मटेरियल कंज्यूम निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर पूरे साल में मुझे 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करना है एंड पर यूनिट रॉ मटेरियल 50 का लगता है, तो कैन वी से पूरे साल में इसका मतलब 50 लाख का रॉ मटेरियल लगता है। तो 50 लाख का रॉ मटेरियल को डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो पर मंथ आ गया इंटू 1। समझ गए कि नहीं? तो ये जो कैलकुलेशन किया है मैंने रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का, ये डायरेक्टली ऐसा भी बन सकता है, कॉस्ट शीट से आना जरूरी नहीं है। हाँ, कभी कभी ये लोग बोलते हैं लेवल ऑफ एक्टिविटी कंप्लीटेड गुड्स प्लस WIP बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो? लेवल ऑफ एक्टिविटीज कंप्लीटेड गुड्स प्लस WIP। ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में ये जो कंजम्पशन तुमने लिया ये तो सिर्फ किसका था? फिनिश गुड्स का था। अब इसके अलावा ये कंजम्पशन के अलावा सपोज 5000 यूनिट्स WIP के और उसमें 50 रुपए का रॉ मटेरियल लगाए, क्योंकि जनरली क्या होता है WIP में रॉ मटेरियल पूरा लगता है, रॉ मटेरियल इज 100%। ठीक है, तो ये मेरा टोटल कंजम्पशन आ जाएगा। इसको डिवाइड बाय 12 इंटू 1 करना पड़ेगा। ये कंजम्पशन कब लेते हैं सर, और पहले वाला कब लेते हैं? पहले वाला लेते हैं जब लेवल ऑफ एक्टिविटी बोला है कंप्लीटेड यूनिट्स 1 लाख। अब ये वाला कब लेते हैं? जब लेवल ऑफ एक्टिविटी में लिखा है कंप्लीटेड यूनिट्स 1 लाख प्लस 5000 WIP। आपने रेगुलर नोट्स में एक क्वेश्चन भी है दोस्तों, जहां पे लेवल ऑफ एक्टिविटी में कंप्लीटेड यूनिट्स प्लस WIP अलग से बोला हुआ है। तो ऑब्वियसली ऐसे केस में फिर कंजम्पशन दोनों का लेने का। ये क्या है? WIP है। ये क्या है? फिनिश गुड्स है। मगर ऐसा तभी आता है जब लेवल ऑफ एक्टिविटी में दोनों का प्लस बोला हुआ है। अगर दोनों का प्लस नहीं बोला है तो बॉस जो अपन पहले कर रहे थे वही सही था। क्या करना पड़ेगा बोलो? ये वाला पार्ट। समझे? एनी डाउट? सेकेंड आइटम विल बी WIP स्टॉक, इसको अपन एंड में देखते हैं। थर्ड आइटम फिनिश गुड्स का स्टॉक। व्हाट इज फिनिश गुड्स का स्टॉक नाउ? जितने गुड्स प्रोड्यूस कर साइड में रखे उसका कॉस्ट। तो सपोज आप 15 डेज का स्टॉक रखते हो, क्वेश्चन में बोला 15 डेज का स्टॉक है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं यहां पर 1 लाख इंटू सपोज पर यूनिट 125 कॉस्ट है, तो कैन वी से 1 करोड़ 25 लाख कॉस्ट हो गया? यस और नो?
अब इसको डिवाइड बाय 360 या 365 और इनटू 15 डेज करते हैं। जब डेज दिया रहता है तो डेज ही लेने का। सर उसको 0.5 मंथ ले सकते हैं ना, नहीं लेने का। डेज रहा डेज, मंथ रहा मंथ, ईयर रहा ईयर, वीक रहा वीक। तो ये बन गया मेरा फिनिश गुड्स। ये क्या है सर? 125 टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है मेरा। वो क्या है बोलो? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो मैं यहां पर एग्जांपल लिख रहा था, मैं हर जगह भी एक काम कर लेता हूं। यहां पर अभी ये क्या था? ये रॉ मटेरियल कंज्यूम था। ये क्या था आपका? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फोर्थ आइटम डेटर्स। डेटर्स दोस्तों किस पे निकलेंगे? क्रेडिट सेल्स पर निकलेंगे, बट यहां पर नहीं निकलेंगे। यहां पर नहीं निकलेंगे क्रेडिट सेल्स पर, बिकॉज क्रेडिट सेल्स में मेरा प्रॉफिट भी एडेड होता है। प्रॉफिट तो अपनी जेब से मैं कभी लगाता ही नहीं हूं। आप निकाल रहे हो मेरा वर्किंग कैपिटल जो रिक्वायर्ड है बिजनेस में। अब अगर मेरा प्रॉफिट में कभी बिजनेस में अपनी जेब से लगाता ही नहीं हूं, तो मेरे वर्किंग कैपिटल में आप वो प्रॉफिट को क्यों कंसिडर कर रहे हो? प्रॉफिट इज अ नोशनल फिगर। तो फिर ऐसे केस में डेटर्स के लिए अपन सपोज 0.5 मंथ दिया रहेगा क्वेश्चन में, या 2 मंथ दिया रहेगा, तो हम क्या करते हैं? पूरे हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2। समझा क्या? व्हाट इज कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स? जितने भी क्रेडिट सेल्स है उसका कॉस्ट, मतलब विदाउट इंक्लूडिंग प्रॉफिट। क्यों प्रॉफिट से क्या नफरत है सर आपको? प्रॉफिट हम कभी जेब से लगाते ही नहीं है, तो कंसिडर क्यों करूं मैं? समझे क्या? नेक्स्ट इज कैश ऑब्लिक बैंक बैलेंस। सबसे इजी होता है क्योंकि ये गिवन होता है, कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट नंबर आता है इसका। तो यहां पर हम लेंगे सब टोटल ए, मतलब ये है हमारा करंट एसेट्स। अब बी आता है आपका करंट लायबिलिटीज, जिसमें पहला आइटम आता है आपका ट्रेड क्रेडिटर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेड क्रेडिटर्स? परचेज करने के बाद वो परचेज किए हुए क्रेडिट, जिनसे हम लोग परचेज किए, रॉ मटेरियल वगैरह परचेज करते हैं ना अपन लोग, वो तो ट्रेड क्रेडिटर्स। बिलाल क्या बोल रहे हैं सर? एक बार डेटर वाला पॉइंट एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज फिर से। ठीक है, डेटर भैया तुम्हारे डेटर जो होते हैं वो पूरे सिलेबस में सेल्स पे निकलते हैं, क्रेडिट सेल्स पर। रेशियो एनालिसिस में भी इनफैक्ट वो क्रेडिट सेल्स पे निकलते हैं। यहां पर तुम क्या बोल रहे हो मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल में, कि इतना वर्किंग कैपिटल हमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो भाई जो अमाउंट इन्वेस्ट होता ही नहीं है वो है प्रॉफिट, तो वो क्यों कंसिडर करूं मैं फिर? तो इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूं, मेरा क्रेडिट सेल्स मतलब मेरा कैश कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स लो, मतलब विदाउट इंक्लूडिंग प्रॉफिट। तो अगर मेरा सेल्स रहेगा, क्रेडिट सेल्स रहेगा लेट्स से 1 करोड़, मेरा प्रॉफिट रहेगा उसमें से 10 लाख का, तो मैं यहां पर लेना चाहिए 90 लाख। समझे? ट्रेड क्रेडिटर्स के हद तक सपोज हमको बोला है 0.5 मंथ्स, तो हम क्या करेंगे बोलो? रॉ मटेरियल परचेसेस लूंगा मैं क्रेडिट वाले, उसको डिवाइडेड बाय 12 इंटू 0.5 करूंगा मैं। समझे कि नहीं? रॉ मटेरियल परचेसेस कैसे आएंगे क्रेडिट वाले? कुछ नहीं, अपने को रॉ मटेरियल परचेसेस से कंजम्पशन आता है ना निकालने, कॉस्ट शीट में वही तो करते हैं आप। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, रिवर्स करने का, और अपने को क्या मिलेगा? परचेसेस। कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक गिव्स यू परचेसेस। तो वो आ गया आपका रॉ मटेरियल क्रेडिट परचेसेस, उसको डिवाइड बाय 12 इंटू 0.5 कर दिया, तो मेरा आंसर आ गया मेरे एग्जांपल में। देन नेक्स्ट आइटम विल बी आउटस्टैंडिंग वेजेस। सपोज आपको बोला है आउटस्टैंडिंग वेजेस 2 वीक्स आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो पूरे साल के वेजेस लेने के, उसको डिवाइड बाय 52 करेंगे, इंटू 2 करेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में बोला जाता है 1 मंथ इज इक्विवेलेंट टू 4 वीक्स। 1 मंथ इज इक्विवेलेंट टू 4 वीक्स। नाउ टेल मी ईयर में कितने वीक्स हो गए फिर? 48 हो गए।
तो फिर डिवाइड बाय 48 करना पड़ता है आपको, समझे। अब वेजेस कौन से लेंगे, जो कॉस्ट शीट से मिल रहा है वो लेना पड़ेगा। मगर लेवल ऑफ एक्टिविटी में बोला अगर कंप्लीटेड यूनिट्स प्लस WIP, तो यहां पर ये जो वेजेस होंगे ये कंप्लीटेड यूनिट्स के भी आएंगे और WIP के भी आएंगे। फॉर एग्जाम्पल कंप्लीटेड यूनिट्स 1 लाख है और पर यूनिट 20 का वेजेस है। WIP मेरे पास 5000 यूनिट्स है, पर यूनिट 20 के वेजेस थे, मगर 50% ही कंसिडर होते हैं। याद है क्या? 50% क्यों कंसिडर होते हैं सर? क्योंकि WIP जो होता है वो पूरा प्रोसेस नहीं हुआ है अभी तक। तो अगर पूरा प्रोसेस नहीं हुआ तो उसमें से वेजेस एंड ओवरहेड्स 50-50% ही लगे हैं और रॉ मटेरियल पूरा लगा है। ये जनरल अजम्पशन है आपका। इसलिए WIP का जनरल अजम्पशन रहेगा 100% रॉ मटेरियल, 50% वेजेस एंड 50% ओवरहेड्स। आर यू क्लियर? तो ऐसे केस में यहां पर टोटल वेजेस लिए जाते हैं इस तरीके से। दोनों के बीच में ऑब्वियसली प्लस साइन है, दोनों के बीच में प्लस साइन है, ठीक है। तो इधर क्या है? प्लस साइन। बट ये तभी दिया जाता है जब आपको लेवल ऑफ एक्टिविटी में कंप्लीटेड यूनिट्स प्लस WIP बोला तो, अदरवाइज तो कुछ नहीं, जैसे अपन ने बोला था पहले वैसे ही होगा। वेजेस लिए जाएंगे, बस डिवाइड बाय 52 इंटू 2 करने का है। और नेक्स्ट आइटम आता है आपका आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवरहेड्स? पता नहीं सर, वो तो कॉस्टिंग में भी ओवरहेड गया सर। व्हाट इज ओवरहेड्स? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑल ऑफ यू। तो उसको बोलते हैं ओवरहेड्स। तो अगर आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स रहेगा सपोज 10 डेज का, तो हम क्या करेंगे? पूरे साल के ओवरहेड्स लेंगे, डिवाइड बाय 360 करेंगे और इनटू 10 डेज करेंगे। समझ में आया? अगर लेवल ऑफ एक्टिविटी में कंप्लीटेड यूनिट्स प्लस WIP बोला तो वेजेस जितने भी फिनिश गुड्स के लिए लगे वो, प्लस जितने भी WIP में है वो। WIP में कितने वेजेस होते हैं? जितने यूनिट्स है इनटू ओवरहेड्स टोटल लेने का इनटू 50% करने का, बिकॉज प्रोसेसिंग आधा हुआ है, आधा होना बाकी है। समझे? दोनों को ऐड करके फिर डिवाइड बाय 360 इंटू 10 करना पड़ेगा आपको मेरे एग्जांपल में। यस गाइस, तो इस तरीके से आपका निकलता है सब टोटल बी। सी विल बी नेट वर्किंग कैपिटल A माइनस बी, और यहां पर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। कभी कभी ये लोग क्वेश्चन में बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऐड करो, कितना परसेंट? सपोज 10% बोला है, तो यहां पर डी आइटम आएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट द रेट 10% ऑन सी। और जो भी अमाउंट आया, सपोज आया रहेगा आपका 12,50,000 एग्जाम्पल, तो उसको फिर क्या करेंगे? 1,25,000 का क्या ले लेंगे? मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एंड ई पार्ट विल बी नेट वर्किंग कैपिटल विथ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, दैट विल बी सी प्लस टी। 13,75,000 एग्जाम्पल था ये। एवरीबॉडी समझ में आ गया क्या? अब दोस्तों सुनो, कभी कभी ये लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑन सी नहीं बोलते, ऑन ई बोलते हैं। मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी 10% है, मगर नेट वर्किंग कैपिटल विथ मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर लगाना है। तो अब ऐसे केस में क्या करें? ये आंसर नहीं आएगा फिर। अब क्या करें हम? बोलो। मैनेजरियल रेम्युनरेशन, जैसे वो कमीशन है, मैनेजर्स कमीशन, अकाउंट्स में मैनेजर्स कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर मैनेजर्स कमीशन, हाँ वैसा हो गया वो। कभी भी याद रखो एक गोल्डन रूल, जिस चीज पर आपको लगाने वाला है परसेंटेज, उसको ले लो 100, उसको ले लो 100। तो मेरे को किस पर बोल रहे हो वो लोग? ई पर। तो अगर ई मेरा 100 है तो परसेंटेज ऑफ मार्जिन कितना हो गया? 10। विदाउट परसेंटेज ऑफ मार्जिन कितना होगा? 90 होगा। तो अब मुझे पता है कि ये 90% है, तो 100% कितना? 12,50,000 डिवाइड बाय 90% कितना हुआ?
13 लाख 88,889। हाँ, तो आप बोलो बैलेंसिंग फिगर कितना हुआ इसका? करेक्ट। बैलेंसिंग फिगर तुमने निकाला, मैंने इसका 10% निकाला। बैलेंसिंग फिगर तुम निकाल रहे थे, मैंने इसका 10% निकाला, क्रॉस चेक हो गया कि इसका 10% ही मार्जिन ऑफ सेफ्टी है और बराबर इन दोनों का बैलेंसिंग फिगर भी वही आ रहा है। समझे? ये कब यूज करोगे आप? जब नेट वर्किंग कैपिटल एज परसेंटेज ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल विथ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज अप्लाइड ऑन नेट वर्किंग कैपिटल विथ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तब आप ऐसा यूज करते हो। समझे क्या? सर जैसे कॉस्टिंग में क्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स था वैसे ही, यस, हर जगह होता है जनरली ऐसा। आगे आंसर्स? चलिए, ये था आपका एक सिंपल सा लॉजिक। अब इसमें WIP अपन ने छोड़ा था। WIP क्या होता है? वर्क इन प्रोग्रेस। जनरली प्रोडक्शन प्रोसेस में रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर को वेजेस बोलेंगे, और ओवरहेड्स, ये तीन चीजें खर्च होती है। अगर WIP बोला तो पूरा रॉ मटेरियल, पूरे वेजेस, पूरे ओवरहेड्स लेने चाहिए क्या? लेने चाहिए। अगर पूरा 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 ले लिया तो फिनिश गुड्स हो गया ये तो ऑब्वियसली इसको पूरा नहीं ले सकते अपन, तो अपन कितना लेंगे? तो अपन बोलेंगे रॉ मटेरियल पूरा मगर वेजेस एंड ओवरहेड्स 50-50, मतलब इसको बोलते हैं, अगर आपको याद होगा कॉस्टिंग में, कन्वर्जन कॉस्ट, या इसी को बोलते हैं आप कॉस्टिंग में प्रोसेसिंग कॉस्ट। क्यों बोलते हैं मालूम है? दिस इज द कॉस्ट फॉर कन्वर्टिंग योर रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। समझे? इसलिए इसको प्रोसेसिंग या कन्वर्जन कॉस्ट बोलते हैं। अब सर 50-50 क्यों लेते हैं सर, और रॉ मटेरियल क्यों 100% लेते हैं? जनरली दोस्तों कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस में स्टार्टिंग में क्या गिरता है? रॉ मटेरियल, फिर उसी पे तो काम चलता है आगे। इसीलिए हम अज्यूम कर रहे हैं कि पूरा रॉ मटेरियल लग चुका है, 50% वेजेस और 50% ओवरहेड्स लगे, मतलब आधे वेजेस एंड ओवरहेड्स लगे हैं और आधे लगने बाकी है। समझ में आ गया? मगर याद रखिए जितना लगा है उतना लिया जा रहा है इधर, जितना लगना बाकी है वो नहीं लिया जा रहा है, जितना लगा है, क्योंकि मेरा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, तो जितना मैंने खर्च किया उसके हिसाब से वैल्यू निकलेगा ना। अगर क्वेश्चन में बोला है रॉ मटेरियल WIP इज 70% कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट, वेजेस एंड ओवरहेड्स कितना लेंगे? 70-70। रॉ मटेरियल कितना लेंगे? 70 लेंगे। माइंड माई वर्ड्स, ऑल रेस्पेक्ट बोला मैंने, इन ऑल रेस्पेक्ट बोला मैंने। समझे? अगर क्वेश्चन में बोला है रॉ मटेरियल इश्यूड एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेसिंग, रॉ मटेरियल आर इश्यूड एट द स्टार्ट ऑफ प्रोसेसिंग एंड प्रोसेसिंग इज 30% कंप्लीट, अब बोलो कितना लेंगे? रॉ मटेरियल कितना लोगे? 100% लेंगे, क्योंकि रॉ मटेरियल इश्यूड एट द स्टार्ट ऑफ प्रोसेसिंग बोला है उन्होंने, एंड प्रोसेसिंग कितना कंप्लीट है? 30-30। समझे? अगर क्वेश्चन में बोला है WIP टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम कॉस्ट, WIP इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम कॉस्ट, तो पहले याद कीजिए प्राइम कॉस्ट क्या होता है? डायरेक्ट मटेरियल आता है, डायरेक्ट वेजेस आते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, करेक्ट? ये प्राइम कॉस्ट होता है। आपको क्या लगता है फिर ऐसे केस में इधर क्या लेना चाहिए फिर? 100% रॉ मटेरियल, 100% वेजेस एंड 0% ओवरहेड्स, इसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। सर 100 क्यों ले रहे सर वेजेस को? बिकॉज WIP इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम कॉस्ट बोला है, मतलब प्राइम कॉस्ट में पूरा वेजेस लगा है, पूरे रॉ मटेरियल लगे, मगर ऑब्वियसली ओवरहेड्स 1 भी रुपया नहीं लगा है, क्योंकि प्राइम कॉस्ट में ओवरहेड्स आता ही नहीं है, और इसीलिए तो आपका वो WIP में पड़ा हुआ है ना, क्योंकि उसमें अभी तक प्राइम कॉस्ट इनकर मतलब ओवरहेड्स इनकर करना बाकी है। आपको याद होगा तो एक क्वेश्चन अपन ने रेगुलर नोट्स में सॉल्व किया था, सिंगल शिफ्ट डबल शिफ्ट, और उसमें अपन ने ये यूज किया था प्राइम कॉस्ट। डन गाइस?
तो जनरली अब ऐसे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इसमें एक टाइप है जिसको बोलते हैं कैश कॉस्ट अप्रोच। अगर एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो नॉर्मल अप्रोच एंड कैश कॉस्ट अप्रोच से, मैं एक काम कर लेता हूं, इधर लिख देता हूं कैश कॉस्ट, इधर लिख देता हूं नॉर्मल अप्रोच। आप मत लिखिए, आप देखिए पहले, ध्यान दीजिए मैं क्या लिख रहा हूं। नॉर्मल अप्रोच वर्सेस कैश कॉस्ट अप्रोच। तो ऐसे केस में आपका करंट एसेट्स का पहला आइटम रॉ मटेरियल स्टॉक सेम रहेगा। आप कैश कॉस्ट से निकालो या नॉर्मल अप्रोच से निकालो। सर कैश कॉस्ट क्या होता है सर? नाम से समझ रहे हैं आपको? ओनली कैश आइटम्स आर कंसिडर्ड, ऐसे एक्सपेंसेस कंसिडर नहीं होते जो नॉन कैश होते हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन कैश कॉस्ट मेथड में नहीं आएगा बट नॉर्मल मेथड में आएगा, समझे? तो सेकेंड आइटम आएगा आपका डब्ल्यूआईपी स्टॉक। अगर एक आंसर आप दोनों मेथड से निकाल रहे हो तो डब्ल्यूआईपी स्टॉक का वैल्यू चेंज होगा क्या? यस होगा। किस वजह से होगा? ओवरहेड्स। देखो ना आपने ऊपर अभी अभी लिखा है ओवरहेड्स डब्ल्यूआईपी में होता है, और ओवरहेड्स में क्या होता है? डेप्रिसिएशन होता है, बिकॉज डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो ऑब्वियसली यहां पर हम बोलेंगे चेंज ड्यू टू डेप्रिसिएशन इन ओवरहेड्स, चेंज ड्यू टू डेप्रिसिएशन इन ओवरहेड्स। तीसरा आइटम आएगा फिनिश गुड स्टॉक। क्या लगता है ये चेंज होगा क्या? फिनिश गुड्स किस पे वैल्यू होता है? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओवरहेड्स आता है कि नहीं आता है? ऑब्वियसली आता है। तो यही सेम रीजन रहेगा, चेंज ड्यू टू डेप्रिसिएशन इन ओवरहेड्स। फिर फोर्थ आइटम आता है आपका डेटर्स। डेटर्स आप ले रहे हो कैश कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स पर। क्या लगता है चेंज होगा या सेम रहेगा? कैश कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स। कॉस्ट शीट इमेजिन करने का, ऐसा रफ वर्क गेस वर्क पूछा क्या मैंने आपको? फिर क्या बोल रहे हो आप? सेम रहेगा, ये रहेगा। इधर देख के अभी दो आइटम तो हो गए, ऊपर एक सेम हो गया, आगे का सेम रख देते। थोड़ा कॉस्ट शीट इमेजिन करो। मैं वर्ड क्या यूज किया अभी? कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स। आपके कॉस्ट शीट में वर्ड क्या आता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स का कैलकुलेशन कैसे होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद होता है ना। आप ऊपर ही अभी बोल रहे थे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में डेप्रिसिएशन है ओवरहेड्स के अंदर, तो ऑब्वियसली उसी के आगे आप कैलकुलेशन कर रहे हो, उसमें सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन सब ले रहे हो, तब जाके आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कॉस्ट ऑफ सेल्स में तो ऑलरेडी डेप्रिसिएशन रहेगा ओवरहेड्स के अंदर, समझे कि नहीं? तो फिर यहां पर क्या बोलेंगे अपन? चेंज ड्यू टू डेप्रिसिएशन इन ओवरहेड्स। फिर उसके बाद आता है आपका कैश एंड बैंक बैलेंस। ये क्या रहेगा? सेम ही रहेगा, ऑफ कोर्स सेम ही रहेगा भाई। कैश तो कैश में ही रखनी पड़ेगी, नॉन कैश कैसे रखोगे आप? फिर बी आइटम आता है आपका करंट लायबिलिटीज। पहला आइटम ट्रेड क्रेडिटर्स। गेस वर्क पे मत जाओ, वापस सोचो। ट्रेड क्रेडिटर्स है, कोई नॉन कैश इंक्लूडेड है क्या कंपोनेंट? नहीं ऑब्वियसली, तो फिर यहां पर आएगा सेम। नेक्स्ट आइटम आता है आपका आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या लगता है आपको? वर्कर्स को जो वेजेस देने हैं वो सेम रहेंगे आउटस्टैंडिंग वाले। और तीसरा आइटम आता है आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स। क्या लगता है एवरीवन? चेंज, चेंज बोले, चेंज। ओवरहेड्स नहीं है वो, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स है वो। आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स में कभी डेप्रिसिएशन आता है क्या? चलो कैश कॉस्ट भूल जाओ, कभी डेप्रिसिएशन आउटस्टैंडिंग दिखाया आपने? फिर इधर क्यों दिखाएंगे? नॉर्मल अप्रोच में ही कभी आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स में डेप्रिसिएशन नहीं आता, तो कैश कॉस्ट में क्या खाक आएगा? दोनों जगह सेम ही आएगा। ओवरहेड्स पढ़ते आप तो, ओवरहेड्स। मैं भी जानबूझ के बोला ओवरहेड्स, हमने यस सेम। चेंज, चेंज ओवरहेड्स है सर, वो चेंज करो, है ना?
आउटस्टैंडिंग क्या है वो पढ़ेंगे भी नहीं आगे। तो गाइज बी वेरी केयरफुल। कितने आइटम चेंज हुए कैश कॉस्ट मेथड की वजह से? कुल मिलाकर 3 आइटम। तो क्यों डरने का इस मेथड से? अगर इस मेथड पे क्वेश्चन आता है तो बचे हुए पूरे आइटम सॉल्व कर लो, ये 3 को छोड़कर पहले, उसके बाद ये 3 के बारे में सोचो। समझ में आया? और ये 3 के अंदर भी अलग कुछ नहीं है, बस एक काम करना है आपको, डेप्रिसिएशन लेना नहीं है, बस डेप्रिसिएशन नहीं लेना, बाकी सब नॉर्मल है। ठीक है, लिख लिया? तो ये था नॉर्मल वर्सेस कैश कॉस्ट अप्रोच। एवरीवन, अब आते हैं आगे। ये डन है? डोंट वरी, कल तक तो ये पूरा जो भी लिखा है ना आज तक, कितने पेजेस हुए हमारे अब तक? 45 46। ये पूरे पेजेस जो है ना मैं मेरे टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, जो भी लिखा है था मैंने आपको वो सब। ठीक है, आगे बढ़ते। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सिंगल शिफ्ट एंड डबल शिफ्ट। उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे क्वांटिटी वाइज। क्वांटिटी वाइज एनालिसिस करना चाहता हूं मैं आपको, आपके साथ। सिंगल शिफ्ट वर्सेस डबल शिफ्ट, मतलब पहले मीनिंग समझ लो। सिंगल शिफ्ट और डबल शिफ्ट पता है क्या आपको? क्या होता है ये? सुबह 8 से रात को 8 तक फैक्ट्री चालू है, सिंगल शिफ्ट। फिर रात को 8 से वापस सुबह 8 तक चालू है, तो उसको बोलते हैं सेकंड शिफ्ट, मतलब डबल शिफ्ट। तो अगर रात को 8 बजे बंद हो रहा है, ताला लग रहा है, और अगले दिन 8 बजे काम चालू हो रहा है, तो वो सिंगल शिफ्ट है। बट अगर रात दिन 24 आवर्स चल रहा है, जैसे कि आप पेट्रोल पंप वगैरह देखते हो, 3-3 शिफ्ट में चलते हैं, 8-8 आवर्स के 3 शिफ्ट होते हैं कभी कभी, तो ऑब्वियसली इसको बोलते हैं डबल शिफ्ट, ट्रिपल शिफ्ट। तो ये डबल शिफ्ट पढ़ रहे हैं अपन लोग, और इसमें हर आइटम ऑफ वर्किंग कैपिटल अपन लोग कंसिडर करेंगे, एनालाइज करेंगे, और वो भी क्वांटिटी वाइज करेंगे। ऑब्वियसली रुपीज वाइज हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते, बिकॉज फर्क गिरता है। मैं आपको जैसे जैसे आगे एनालिसिस करेंगे मैं बताता हूं आपको। ठीक है, तो आपको क्या लगता है, सपोज मेरी कंपनी है, ये कंपनी सिंगल शिफ्ट पे काम करती थी, अब डबल पे कर रही है, क्या लगता है आपको? क्या बोल रहे हो? प्रोडक्शन डबल हो जाएगा। प्रोडक्शन डबल होगा तो वर्किंग कैपिटल पे इंपैक्ट होगा कि नहीं होगा? यस, ऑब्वियसली होगा। यस और नो? यस। तो देखते एक एक करके वर्किंग कैपिटल आइटम में क्या क्या इंपैक्ट होगा। ठीक है, चलिए लिखते हैं। पहला आइटम आता है आपका करंट एसेट्स, फर्स्ट आइटम। यहाँ पे अमोल क्या बोल रहे हैं सबका? सर डूइंग 60th लेक्चर ऑफ रेगुलर बैच। ओह, इट इज फंटास्टिक जर्नी ऑफ लास्ट 2 months, लव द टीचिंग, थैंक्स अ लॉट, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। Thank you, Amol. Thank you so much. And study hard, get your rank, get good marks, and see you in final AFM. चलिए गाइस, बोलिए करंट एसेट्स का पहला आइटम कौन सा आता है? रॉ मटेरियल का स्टॉक। रॉ मटेरियल का स्टॉक तो क्या आएगा बोलिए? डबल होगा। बाजू के गोडाउन में जो रॉ मटेरियल का स्टॉक रखा गया है वो डबल होगा। यस, बिकॉज यहां का प्रोडक्शन डबल हुआ तो कंजम्पशन भी डबल होगा। सुबह के शिफ्ट में कंज्यूम हो रहा है, रात के शिफ्ट में भी वापस कंज्यूम हो रहा है, तो डेफिनेटली यहां पर हम लिखेंगे डबल्ड। डबल्ड। सेकेंड आइटम इज WIP स्टॉक। बिलाल बोल रहे सर यू आर अमेजिंग। अरे थैंक यू बिलाल, थैंक यू सो मच। बोलिए WIP के बारे में बोलिए, अभी क्या लगता है? सेम रहेगा। WIP सेम रहेगा बिकॉज एग्जैक्टली फैक्ट्री सेम है, मशीन सेम है। तो आप सिंगल शिफ्ट के एंड में सपोज 10 मिनट 10 सोचिए 10,000 यूनिट्स प्रोसेस में। अब डबल शिफ्ट सेकंड शिफ्ट वाले वर्कर अंदर है, फर्स्ट शिफ्ट वाले चले गए, तो क्या होगा? ये 10,000 यूनिट्स वो साइड में रखेंगे और खुद का प्रोडक्शन पहले करेंगे।
ताकि उनका भी आधा अधूरा प्रोडक्शन साइड में रहेगा? नहीं ना, पहले वो प्रोसेस करते हैं फर्स्ट शिफ्ट का स्टॉक और फिर वो आगे का प्रोडक्शन चालू करते हैं, और सेकेंड शिफ्ट के एंड में उतना ही स्टॉक मशीन में रहता है जितना फर्स्ट शिफ्ट के एंड में था, मतलब 10,000 यूनिट्स। ऑब्वियसली आई एम अज्यूमिंग दोनों शिफ्ट की एफिशिएंसी सेम है, जो कि होती है। फैक्ट्री में तुम्हारे एफिशिएंसी से प्रोडक्शन नहीं होता है, फैक्ट्री में फैक्ट्री की एफिशिएंसी से तुमको खुद की एफिशिएंसी मैच करनी पड़ती है। तो ऐसे केस में WIP स्टॉक क्या रहेगा? सेम रहेगा। रीजन बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल रीजन है कि WIP में सिंगल शिफ्ट, जो फर्स्ट शिफ्ट था ना, उसका गुड्स सेकेंड शिफ्ट वाले प्रोसेस करते, और सेकेंड शिफ्ट के एंड तक उतना ही गुड्स प्रोसेस में रखते जितना फर्स्ट शिफ्ट के एंड में था, और अगले दिन आके फर्स्ट शिफ्ट वाले भी वही करते, सेकेंड वाले का पहले प्रोसेस में लेते फिर आगे का प्रोडक्शन करते। थर्ड विल बी फिनिश गुड्स का स्टॉक। आप बोलिए राइट हैंड साइड के गोडाउन में जो फिनिश गुड्स रखे हैं उनका क्या होगा? क्वांटिटी वाइज डबल हो जाएगा। क्यों डबल होगा सर? अरे प्रोडक्शन ही डबल हो रहा है ना, तो ऑब्वियसली आगे स्टॉक भी डबल होगा और बिकेगा भी डबल, तो इसलिए डेटर्स क्या होंगे? डबल हो जाएंगे ऑब्वियसली, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट क्रेडिट सेल्स एंड कैश सेल्स का प्रोपोर्शन सेम है। सपोज आप बोलते हो 80% क्रेडिट सेल्स है, 20% कैश सेल्स है, तो डबल प्रोडक्शन में भी वही प्रोपोर्शन रखो, तब जाके क्वांटिटी वाइज डेटर भी क्या हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे। फिफ्थ आइटम इज कैश बैंक। ये तो हर वक्त गिवन होता है, इसमें दिमाग नहीं लगाने का कभी। देन बी आइटम विल बी करंट लायबिलिटीज, जिसमें पहला आइटम आता है ट्रेड क्रेडिटर्स। ट्रेड क्रेडिटर्स क्या होंगे दोस्तों? डबल हो जाएंगे। क्यों सर? क्वांटिटी वाइज डबल होंगे बेटा। क्वालिटी मतलब रुपीज वाइज क्या होगा ना, डेटर के बारे में भी नहीं बोल सकते, इसके बारे में भी नहीं बोल सकते, उधर के स्टॉक के बारे में भी नहीं बोल सकते, बिकॉज कभी कभी आप डबल शिफ्ट में ज्यादा परचेस कर रहे हो इसलिए बल्क डिस्काउंट मिल सकता है आपको। आप डबल शिफ्ट में ज्यादा बेच रहे हो तो शायद आपका सेलिंग प्राइस कम करना पड़ सकता है, तो रुपीज में बोलना पॉसिबल नहीं है, इसलिए अपन बार बार ऊपर क्या लिखे थे? क्वांटिटी वाइज। रुपीज वाइज नहीं है वो, क्वांटिटी वाइज है। तो क्या लगता है आपको क्रेडिटर्स क्यों डबल होंगे? क्योंकि परचेसेस डबल हो गए हैं, तो ऑब्वियसली क्रेडिटर्स भी डबल हो जाएंगे। अगेन आई एम अज्यूमिंग प्रोपोर्शन ऑफ क्रेडिट से परचेसेस एंड कैश परचेसेस इज सेम। नेक्स्ट आइटम इज आउटस्टैंडिंग वेजेस। इसमें दो पार्ट्स हो सकते हैं, एक फिक्स्ड वाले और एक वेरिएबल वाले। क्या लगता है आपको? फिक्स्ड वाले तो सेम ही रहेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि नाम से समझ रहा है वो फिक्स्ड है भाई, प्रोडक्शन से वैरी नहीं होता वो, और वेरिएबल वाला वैरी होगा तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। ओवरहेड्स में भी ऐसी दो वैरायटी होती है, एक फिक्स्ड होता है और एक वेरिएबल होता है। फिर से ओवरहेड्स में जो फिक्स होता है वो सेम रहेगा, जो वेरिएबल होगा वो डबल्ड हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये सब आपका सिंगल शिफ्ट एंड डबल शिफ्ट वाला पार्ट है। आईसीआई के स्टडी मैट में भी एक क्वेश्चन कवर है, और वही सेम क्वेश्चन अपने नोट्स में भी कवर्ड है। आईसीआई ने उसको दो तरीके से सॉल्व किया और नीचे एक नोट लिखा कि ये तरीका बेटर है। जो उन्होंने नोट लिखा वही तरीके से मैंने सिखाया आपको। जो पहला वाला तरीका उन्होंने नोट में रिकॉग्नाइज नहीं किया है, मैंने उसको पढ़ाया नहीं आपको ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है? तो जो तरीका उन्होंने अडॉप्ट किया वही तरीका हमने भी अडॉप्ट किया है, आपको बस वही सॉल्व करना है, ठीक है? अगर आपने मेरा रेगुलर बैच नहीं किया रहेगा तो कोई बात नहीं, आप आईसीआई स्टडी मैट ओपन कीजिए, दो मेथड्स दिखेंगे, पहले नोट पढ़िए, कौन सा अल्टरनेटिव ये लोग बेटर बोल रहे हैं उसी को पढ़िए जो ये लोग बेटर बोल रहे हैं। तो ये था आपका सिंगल शिफ्ट एंड डबल शिफ्ट। एनी डाउट्स? नाउ गाइस नेक्स्ट इसमें क्या आता है? ऑपरेटिंग साइकिल का कॉन्सेप्ट आता है। क्या आता है? ऑपरेटिंग साइकिल का दूसरा नाम था वर्किंग कैपिटल का साइकिल। मतलब क्या? डे टू डे एक्टिविटी में सबसे पहले बिजनेस में हम इन्वेस्ट करते हैं कैश। कैश को हम यूज करते फॉर परचेसिंग रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को हम और आगे प्रोसेस करते फिनिश गुड्स बनाने के लिए, बट बीच में बनता है WIP।
WIP को और प्रोसेस करते हैं और फिर बनता है फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स नॉर्मली कैश में बिकता नहीं है, फिनिश गुड्स से कन्वर्ट करके हमको मिलता है डेटर, और फाइनली फिर डेटर से हमको मिलता है कैश। तो कैश टू कैश वाला ये जो साइकिल है इसका नाम है ऑपरेटिंग साइकिल, बट ये ग्रॉस है। क्या नाम है इसको? बोलते हैं ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल। सपोज ये रॉ मटेरियल आप 10 दिन का रखते हो स्टॉक में, WIP सपोज 7 डेज लगते हैं फिनिश गुड्स बनने में, फिनिश गुड्स सपोज 23 डेज आप रखते हो गोडाउन में, और डेटर को सपोज आप 10 डेज का पीरियड दे रहे हो पेमेंट करने के लिए। तो आपका ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल कितना होगा? ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल विल बी 10 प्लस 7 प्लस 23 प्लस 10। कितना होता है? 50 दिन। एवरीवन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 50 दिन का ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल? एक बार कैश डाला तो 50 दिन बाद घूमकर अपने पास वापस आ रहा है। समझा? तो उतना दिन कैश ब्लॉक हो गया, उतना दिन क्या हो गया? कैश ब्लॉक। उसी को तो वर्किंग कैपिटल बोलते हैं अपन। अब इसमें एक चीज गलत हो गई, मगर रॉ मटेरियल आप बोल रहे हो 10 दिन का आप स्टोर कर रहे हो, ठीक है 10 दिन का स्टोर कर रहे हो, बट कैश परचेस के वक्त आप इमीडिएटली कैश पे कर रॉ मटेरियल लेते हो। नॉर्मली कैश परचेस होता नहीं है, नॉर्मली होता है क्रेडिट परचेसेस। सपोज हमारा क्रेडिटर हमको 7 दिन का साइट दे रहा है, 7 दिन बाद पेमेंट करो बोल रहा है, तो कैन वी से हमारा 50 दिन कैश ब्लॉक था? यस और नो? नो। 50 दिन कैसे ब्लॉक रहा? तूने रॉ मटेरियल कितना रखा था? 10 दिन का रखा था, बट उसमें से तूने पेमेंट ही 7वें दिन बाद किया है, तो पहले 7 दिन तेरा कैसा पैसा ब्लॉक नहीं था। झेपा क्या? तो यहां पर हम बोलेंगे नेट ऑपरेटिंग साइकिल इज इक्वल टू ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल माइनस ट्रेड क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। Trade creditors payment period, so it will be 50 days minus suppose 7 days, and that comes to 43 days. What is 43 days net operating cycle? एक बार कैश डाला तो नेट टू नेट अपने पास 43 डेज बाद कैश आता है। तो आप ऐसी साइकिल्स कितनी कंप्लीट कर सकते हो साल भर में? अगर साल भर में 365 डेज है तो नंबर ऑफ साइकिल्स पर एनम 365 डेज बोला ना, डिवाइड बाय ईच साइकिल 43 डेज, तो आंसर डॉट 8 आता है 8.49 टाइम्स बोलने का इसको, 8.49 टाइम्स। हाँ, ये लोग पूछते हैं नंबर ऑफ कंप्लीटेड साइकिल्स, तो तुम 8 बोलोगे, कंप्लीटेड साइकिल बोलो तो 8 बोलोगे। सपोज ये आंसर 8.79 आता तो कितना कंप्लीटेड साइकिल आता? 8 ही आता। राउंड ऑफ क्यों कर रहे हो? कंप्लीट तो 8 ही हुए ना, 9.93 भी, सपोज 8.93 भी हुआ तो कंप्लीट तो 8 ही हुए। तो याद रखिए राउंड ऑफ नहीं करते कंप्लीटेड साइकिल में। अब इसके बेसिस पर भी आप वर्किंग कैपिटल का अमाउंट निकाल सकते हो। वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड in rupees terms is equal to, working capital required in rupees terms is equal to cost of sales लेने का ताकि प्रॉफिट इंक्लूड ना हो, डिवाइडेड बाय 365 करने का ताकि पर डे आए, इनटू 43 डेज करने का मेरे एग्जांपल में। समझ में आया कुछ? क्या समझा? जितना आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स था वो पूरे साल का था, उसको डिवाइड बाय 365 करेंगे तो पर डे आएगा, इनटू 43 डेज करेंगे तो आपके डे टू डे एक्टिविटी में कॉस्ट ऑफ सेल्स कितने दिन ब्लॉक हुआ? 43 डेज। वो आपका नेट वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। अगर ये लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल निकालो रुपीस टर्म्स में, बट कैश कॉस्ट बेसिस पर निकालो, किस बेसिस पर निकालो? कैश कॉस्ट बेसिस, तो कोई बड़ी बात नहीं है, यहां पर एक वर्ड यूज कर देने का, कैश कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स।
अब कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे आएगा? माइनस डेप्रिसिएशन कर देने का, माइनस डेप्रिसिएशन, ताकि कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा उसको डिवाइड बाय 365 करने का, पर डे आएगा इनटू 43 डेज करने का, आंसर आ जाएगा। समझ में आया दोस्तों? वो जो 43 डेज आया ना, उसका कुछ आपने अज्यूम फिगर लिए थे, 10 डेज, 7 डेज, 23 डेज, वो कैसे आएंगे? कितने आइटम्स थे याद है कि आपको? 5 आइटम थे। रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड बोलते, WIP कन्वर्जन पीरियड बोलते, या स्टोरेज पीरियड भी बोलते, फिनिश गुड्स का स्टोरेज पीरियड बोलते, डेटर्स का कलेक्शन पीरियड बोलते, और क्रेडिटर का पेमेंट पीरियड बोलते हैं। पांचों के लिए फॉर्मूले से, पांचों के लिए अलग अलग फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूले पे ध्यान दोगे ना, बचे हुए 4 आप खुद बनाओगे। सिर्फ पहला फॉर्मूला अच्छे से सीखो, बचे हुए चारों जो फॉर्मूले देंगे वो आप खुद बनाओगे, ठीक है? तो बोलिए पहला फॉर्मूला क्या रहेगा? रॉ मटेरियल का स्टोरेज पीरियड। तो गाइस, बाजू के गोडाउन में कितने दिन का रॉ मटेरियल रखा है वो निकालना है अपने को। आपको याद है ऊपर के वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन में आपने डायरेक्टली इधर लिया बेसिस में 1 मंथ, वो आता कैसे है वो निकाल रहे अपन, समझे? तो वो कैसे आता है वो देखते हैं अभी। सोचिए, सेम एग्जांपल लेते हो, आपको बहुत इजी जाएगा। बाजू के गोडाउन में 5 लाख का स्टॉक है। एवरी ईयर यहां पर 60 लाख का स्टॉक कंज्यूम होता है, 60 लाख। तो बाजू के गोडाउन में कितने दिन का स्टॉक हुआ? 1 महीने का। कैसे निकाला आपने? आपने क्या किया? 60 लाख डिवाइड बाय, करो कैलसी पे कुछ, क्या बताओ मुझे कैसे आंसर निकाला आपने 1 मंथ का? 60 लाख डिवाइड बाय 12 इंटू 1 किया। भाई मेरे को 1 कहां से मिला? मैं 1 तो तुम्हारा आंसर निकालना चाहिए। 60 बाय 5 करा, 60 बाय 12, 12 कहां से आया? चलो एक काम करो, चलो एक काम करो, और एक काम करो, चलो थोड़ा और बेटर समझाने के लिए। बाजू के गोडाउन में लेट्स से 3 लाख का स्टॉक है, 3 लाख, और हर दिन इस फैक्ट्री में 10,000 का रॉ मटेरियल कंज्यूम होता है। हर दिन इस फैक्ट्री में 10,000 का स्टॉक कंज्यूम होता है। बोलो बाजू का गोडाउन में 3 लाख का स्टॉक कितने दिन चलेगा? 30 दिन चलेगा। कैसा लाया 30 दिन का आंसर आपने? 30 डेज कैसे लाया भाई? मैं वो डेज निकाल रहा हूं। 3 लाख डिवाइडेड बाय 10,000 किया तुमने। अब कुछ समझा आपको? 3 लाख क्या था? रॉ मटेरियल का स्टॉक। 10,000 क्या था? पर डे कंजम्पशन था। तो आपका फॉर्मूला क्या बनना चाहिए बोलिए? एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। सर एवरेज वर्ड क्यों यूज कर रहे सर? बिकॉज पूरे साल रॉ मटेरियल सेम नहीं रहता है। तो हम क्या करेंगे? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय एवरेज रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड पर डे। इससे आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। समझा क्या? अगर मंथ में आंसर चाहिए रहता था तो पर मंथ कर दो, आंसर मंथ में आ जाएगा। पर वीक चाहिए तो वीक में कर दो। समझे? अच्छा, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कैसे आता है बोला मैंने? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। एवरेज रॉ मटेरियल कंज्यूम पर डे कैसे आएगा? कॉस्ट शीट का पूरा रॉ मटेरियल कंज्यूम लेने का डिवाइड बाय 365 करने का। कॉमन सेंस। पूरे कॉस्ट शीट का रॉ मटेरियल कंज्यूम जो भी अमाउंट है वो लेने का डिवाइडेड बाय 365 करने का, पर डे आ जाएगा वो। फिर इसी सेम तरीके से अपन निकालेंगे WIP का कन्वर्जन या होल्डिंग पीरियड। बोलिए एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल की जगह क्या करूं? क्या करूं? एवरेज स्टॉक ऑफ WIP करना पड़ेगा, बिकॉज WIP का निकाल रहे हैं आप लोग। एवरेज स्टॉक ऑफ WIP कैसे आएगा? ओपनिंग WIP प्लस क्लोजिंग WIP डिवाइडेड बाय 2। एंड जैसे ये रॉ मटेरियल कंज्यूम निकाला, वैसे यहां पर क्या आएगा?
आपका रॉम, आपका WIP कहां खर्च होता है? प्रोडक्शन करने में खर्च होता है। किस में होता है बोलो? प्रोडक्शन। WIP कहां गया? प्रोडक्शन में गया। तो यहां पर आएगा एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे। एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे वो कैसे आएगा सर? कॉस्ट शीट में देखो, पूरे साल का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रहेगा, उसको डिवाइड बाय 365 करो। समझ गया? समझ में आ गया? तीसरा आइटम आएगा दोस्तों फिनिश गुड्स का होल्डिंग पीरियड। अब बोलो फॉर्मूला क्या लिखना चाहिए? एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आएगा। एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कैसे आएगा सर? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स डिवाइडेड बाय 2 एंड दैट होल थिंग डिवाइडेड बाय क्या लेंगे? अब बोलो फिनिश गुड्स कहां जाते हैं सर? बिके जाते हैं सर। COGS आएगा। क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहां पर आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डे। एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डे। सही है क्या दोस्तों? समझ में आ गया अच्छे से? लास्ट बट वन, सेकेंड लास्ट आइटम, फोर्थ आइटम क्या आएगा? डेटर्स का कलेक्शन पीरियड। डेटर्स से हम कितने दिन बाद पैसा कलेक्ट कर रहे हैं? तो यहां पर स्टॉक ऑफ डेटर होता है क्या? नहीं, एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल बोलते हैं इसको। क्या बोलते बोलो? एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल में क्या आता है? डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल होता है, उसको एवरेज किया जा रहा है। मतलब ओपनिंग डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल डिवाइड बाय 2। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो ये एवरेज अकाउंट रिसीवेबल आ गया डिवाइडेड बाय, अब आप बोलिए क्या आना चाहिए डिनोमिनेटर में? पर डे क्रेडिट सेल्स। पर डे क्रेडिट सेल्स। तो यहां पर अपन लिखेंगे एवरेज। एक काम करो, लिखने के पहले एक एग्जांपल लो। सपोज हमारा डेटर का बैलेंस है 1 लाख, हम डेली क्रेडिट सेल कर रहे हैं 10,000 10,000 10,000। कितने दिन बाद कलेक्शन हो रहा है? 10 दिन बाद हो रहा है ना। तभी तो 10,000 10,000 10,000 10,000 करके कहां पहुंचा? 1 लाख। समझे कि नहीं? 11वें दिन क्या होगा? 10,000 ऐड होगा और पहले दिन का कलेक्शन आएगा ना, 10 दिन हो गया इसलिए फिर से बैलेंस 1 लाख ही रहेगा। 12वें दिन क्या होगा? फिर से 12वें दिन का 1 लाख 10,000 ऐड हो जाएगा और सेकेंड डे का कलेक्शन आएगा, 10 दिन हो गया इसलिए फिर से बैलेंस 1 लाख ही हुआ। समझ गए? तो आप क्या कर रहे हो? आपके एग्जाम्पल में नंबर क्या बोला मैंने आपको? 1 लाख डिवाइडेड बाय 10,000, 10 दिन। 1 लाख क्या था? डेटर मतलब अकाउंट रिसीवेबल, एंड 10,000 क्या था? पर डे का क्रेडिट सेल्स था। तो यहां पर आएगा डिनोमिनेटर में एवरेज क्रेडिट सेल्स पर डे। एवरेज क्रेडिट सेल्स पर डे, ऑल ऑफ यू। एंड ये निकाल लिया तो फिर तो क्रेडिटर कौन सी बड़ी बात है, बहुत इजी है। फिफ्थ आइटम, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। बोलिए, एवरेज अकाउंट्स पेएबल लेंगे इधर, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? एवरेज क्रेडिट परचेसेस पर डे आएगा, ऑल ऑफ यू। और वो कैसे निकलेगा? टोटल क्रेडिट परचेसेस फॉर फुल ईयर लेने का, उसको डिवाइड बाय
360 या 365 जो भी रहेगा। पांचों फॉर्मूले इजी, लॉजिक सॉल्व क्लियर। तो ये था आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। इसमें एक और कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं MPBF, याद आया? मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। एग्जाम्पल लेंगे तो बेटर समझेगा। और करंट एसेट्स ले लीजिए 100 रुपीज है, करंट लायबिलिटीज ले लीजिए 40 रुपीज है, और इस 100 करंट एसेट्स में कोर करंट एसेट्स ले लीजिए 20 है। सर डेटर्स में ये वाला पॉइंट एक बार बता दीजिए कि उसका बैलेंस फिर कलेक्शन पूरा होने पर कौन सा आएगा? डेटर का बैलेंस फिर कलेक्शन होने पर फिर कैसे आएगा? अरे ही सेइंग डेज आगे बढ़ने के बाद कैसा होगा? सिंपल है। फर्स्ट डे 10,000 का सेल हुआ, सेकेंड डे 10,000 का हुआ, डॉट 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 चलते जा रहा है। 10वें दिन कितना हुआ? 10,000। तुम 10 10 10 10 10वें दिन तक ऐड करोगे तो कितना बनेगा? 1 लाख। तुम्हारा डेटर का बैलेंस वैसे भी कितना दिख रहा है? 1 लाख। मतलब तुम्हारा कलेक्शन कितने दिन में आ रहा है? बराबर 10 दिन में आ रहा है। 11वें दिन क्या होगा बेटा? 10,000 आपके इसमें ऐड हो जाएगा, और पहले दिन का 10वां दिन कंप्लीट हो चुका है इसलिए उसका कलेक्शन आ जाएगा, तो -10,000 करके फिर से 1 लाख हो जाएगा। 12वें दिन भी वही होगा, 13th डे भी वही होगा। जैसे दिन आगे जाएंगे वापस से बेस तो 1 लाख ही रहेगा, +10,000 -10,000, +10,000 अगले दिन का सेल, और -10,000 वो जो 10 दिन कंप्लीट हो गया उसका। तो कुछ भी कर लो, आपका डेटर का एवरेज बैलेंस कितना रहेगा? 1 लाख ही रहेगा। समझा बिलाल अनवर? यस गाइस। अब एमपीबीएफ जो है ना, इसके अंदर एग्जांपल ले लिया अपन ने। पहले तो समझ लो कोर करंट एसेट्स क्या होता है। जो करंट एसेट्स आपको पूरे साल भर लगने वाले हैं, मिनिमम स्टॉक, मिनिमम कैश एंड बैंक बैलेंस, वो सब होता है आपका कोर करंट एसेट्स। तो इसका मतलब फ्लक्चुएटिंग कितना है आपका? 80 फ्लक्चुएटिंग हुआ। 80 फ्लक्चुएटिंग कैसे हुआ? पूरे करंट एसेट्स आपके 100 के 20 परमानेंट है, इसका मतलब ऊपर के 80 जो है वो वोलेटाइल है, फ्लक्चुएटिंग है। ओके, नाउ देयर इज सम कमिटी कॉल्ड एज टंडन कमिटी, जिन्होंने 3 मेथड से एमपीबीएफ दिया आपको। आरबीआई को रिकमेंड किया उन्होंने 1997 के पहले। मेथड 1 ऑफ एमपीबीएफ सेज, एमपीबीएफ मतलब क्या होता है? मैक्सिमम कितना फाइनेंस देना चाहिए बैंक ने अगेंस्ट योर वर्किंग कैपिटल। सपोज मैं बैंक को, तुम बिजनेसमैन हो, तुम्हारे वर्किंग कैपिटल के अगेंस्ट मैंने ज्यादा से ज्यादा कितना देना चाहिए फाइनेंस, उसको बोलते हैं मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। तो फर्स्ट मेथड बोलता है बैंक तुम एक काम करो, 75% ऑफ सीए माइनस सीएल करो। मतलब तुम एंटिटी हो, सपोज तुम्हारा 75% ऑफ करंट एसेट्स 100, करंट लायबिलिटी 40, कितना होता है? 60 का 75% 45। 60 क्या था? वर्किंग कैपिटल। आपके बिजनेस का वर्किंग कैपिटल 60 था। आप मेरे पास आए, मैं कौन हूं? बैंक। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आरबीआई क्या बोल रहा है, टंडन कमेटी गाइडलाइन, ठीक है चलो टंडन कमेटी गाइडलाइन से आपको कितना दूंगा मैं? 45। मगर आपका रिक्वायरमेंट कितना था? इन दोनों का डिफरेंस 60 था ना आपका, तो फिर बचा हुआ 15 कहां से आएगा? आपकी जेब से, ओनर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। समझा क्या? नाउ अकॉर्डिंग टू एमपीबीएफ, आई मीन टंडन कमेटी, एमपीबीएफ मेथड 2, मेथड 2 बोलता है 75% ऑफ करंट एसेट्स लगाओ और फिर माइनस कर दो करंट लायबिलिटी। ये मेथड का लॉजिक क्या है? बैंक बोल रहा है भाई हम आपको 100 का 75% देने को तैयार है। 75% ऑफ व्हाट? 100। बट हमको दिख रहा है साफ साफ तुमने बाहर से 40 अरेंज किए, पेएबल है मतलब अरेंज ही किए ना, तो फिर हम वो डिडक्ट करके बचा हुआ दे देंगे आपको। कितना होता है? हाँ 35। तो अब 60 में से सिर्फ 35 मैं दूंगा आपको एज बैंक। इसका मतलब बचा हुआ 25 कौन देगा? इधर तो बचा हुआ 15 था ओनर का कंट्रीब्यूशन,
इधर तो बचा हुआ 25 बन गया ओनर का कंट्रीब्यूशन। आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, धीरे धीरे ओनर का कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, बैंक फाइनेंस कम हो रहा है। यही टेंडेंट कमेटी का लॉजिक था। टेंडेंट कमेटी बोल रही थी कि कोई भी बिजनेस को खुद के पैसों पर डिपेंडेंट करो, बैंक के ऊपर डिपेंडेंट मत बनाओ, समझे। और इसीलिए धीरे धीरे जैसे जैसे बिजनेस सेटल होगा, मेथड 1 से मेथड 2 पर लाओ, बैंक बोलती है। बिजनेस का फंडिंग मेथड 1 से था, धीरे धीरे उसको मेथड 2 पे शिफ्ट करो, उससे ऑटोमेटिकली ओनर का पैसा बढ़ेगा और बैंक का फाइनेंस कम होगा। कोई भी बिजनेस को स्टार्टिंग में बिजनेस में फाइनेंस की जरूरत गिरती है ना, बाद में तो तुम सेटल्ड हो, तुम्हारे बिजनेस सेटल्ड है, मेरा फाइनेंस का क्या जरूरत है। लास्ट मेथड बोलता है एमपीबीएफ इज इक्वल टू, बैंक आपको बोल रहा है 75% ऑफ क्या देंगे, कोर नहीं, फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट्स देंगे। क्या देंगे, फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट्स का 75%। वो भी हम देख रहे बाहर से, तुमने करंट लायबिलिटी अरेंज किया है, हम माइनस करेंगे। लॉजिक समझो पहले इसका। बैंक क्या बोलता है, सुनो, 100 आपका करंट एसेट्स है, ठीक है, हम इसका 75 देने को तैयार थे, बट हमने देखा कि तुमको 20 तो हर वक्त ही रिक्वायर्ड है बिजनेस में, तो भाई वो 20 के लिए तुम फाइनेंस क्यों मांग रहे हो, वो तो खुद पूरा टाइम रिक्वायर्ड है, तो खुद लगाना बिजनेस में, समझा। फुल ईयर रिक्वायर्ड है वो 20 तेरे को, तो फिर उसके लिए बैंक के पास क्यों आ रहा है पैसा मांगने, वो तो खुद की जेब का लगा। तो फिर ठीक है 80 का दे दो भाई, 80 का 75% दे दो, तो ठीक है 80 का 75 कितना होता है, 60 होता है। बट हमने देखा साफ साफ तुमने बाहर से 40 अरेंज किया है, तो हम क्या कर रहे हैं, वो 40 को भी डिडक्ट कर कर बचा हुआ अभी 20 देंगे, तुमको लेना है तो ले लो। तो इसका मतलब अब ओनर का कंट्रीब्यूशन कितना बनेगा, 60 में से 20 सिर्फ बैंक दे रहा है, 40 विल बी ओनर्स कंट्रीब्यूशन। ये जो 15, 25, 40 ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है मैंने, आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। ये क्या दिख रहा है आपको, धीरे धीरे बैंक फाइनेंस कम होते जा रहा है और ओनर का पैसा बढ़ता जा रहा है। इससे बिजनेस बन जाएगा सेल्फ रिलायंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर। मेरे प्यारे देशवासियों, तो बिजनेस क्या बन जाएगा, आत्मनिर्भर, मतलब खुद के पैसों पर डिपेंडेंट, बैंक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, समझे। तो ये था एमपीबीएफ, ये 3 मेथड्स। इस पर एक सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है 4 मार्क के लिए, कभी कभी एमसीक्यू भी आ सकता है 1-2 मार्क के लिए। कर पाओगे, हर फॉर्मूले का लॉजिक मैंने आपको करते करते बता दिया। एनी डाउट्स, शैल वी स्टॉप टुडे, आई हैव माय डॉटर्स बर्थडे टुडे, सो आई लीव, ठीक है। एंड टुमारो वी आर गोइंग टू कंप्लीट द रिमेनिंग होल पोर्शन। टुमारो वी मे रिक्वायर 15 मिनट्स एक्स्ट्रा, whatever is required we'll cover up tomorrow, ठीक है। तो कल का टारगेट बहुत सिंपल है, उसके पहले आज ये जो भी है ये कंप्लीट करो, थोड़ा इसमें से पढ़ लो, ताकि कुछ डाउट रहेगा तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच गाइज, आई होप ये हमारा जो भी रैपिड रिवीजन चल रहा है ये आपको पसंद आ रहा है और आप इसके साथ साथ पढ़ भी रहे हो अच्छे से, ठीक है। कीप प्रैक्टिसिंग। और अगर आपको लग रहा है कि आपको कहीं पर भी ये सम्स की जरूरत है, और ज़्यादा सम्स की जरूरत है रिविजन में, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक काम कर सकते हो, 13 कोर्स मेरा गाइडेंस पे जाओ और वहां पर मैंने एफएम का बूस्टर बैच का एक प्लेलिस्ट बनाया है, एफएम का बूस्टर बैच, उसमें क्वेश्चन आंसर्स भी कवर्ड है, कॉन्सेप्ट्स भी कवर्ड है, ठीक है। तो वो देख सकते हो आप, अगर आपको लग रहा है कहीं पर आपको थोड़ा सा और सम के प्रैक्टिस की जरूरत है तो वो देख लो आप। उसमें सिर्फ एक चैप्टर रहेगा रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग, वो जो पिछला ओल्ड सिलेबस का था, वो 8th चैप्टर नंबर था, वो रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग, वो मत देखना बस, बाकी सब देख सकते हो आप, ठीक है। थैंक यू वेरी मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो। विशिंग योर डॉटर्स वेरी हैप्पी बर्थडे, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस, तुम्हारी तरफ से भी बोलूंगा मैं।